हाँ खा लिया, लेकिन मैं देख लूंगा थोड़ा बहुत कर दो। हो गया? हेलो, हाँ नमस्कार सभी को। नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चले साथियों, जिस सपनों की जिद को आप पूरे करने में लगे हो, उस सपनों में एक मील का पत्थर साबित होने वाली है हिंदी शिक्षा शास्त्र। हिंदी शिक्षा शास्त्र की बात करें मित्रों, तो आपको पता है कि आपके जो सपने का जो दूरी है, उस दूरी को कम करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। निरंतर ये कक्षा आपको मिलेगी। थोड़ा समय की व्यस्तता के कारण यहाँ पर आज लेट हुए हैं। कल अपनी ये क्लास 8:30 बजे से लेकर के और 10 बजे तक रहेगी। नमस्कार सभी को। सभी का नमस्कार मैंने स्वीकार कर लिया है, लेकिन अब अपन शुरुआत कर रहे हैं एक नई ऐसी चीज की, और नाम भी मैंने दे दिया है उसको कालजयी सीरीज। क्या नाम दे दिया है सर? कालजयी सीरीज से क्या तात्पर्य है? कालजयी सीरीज अपन लेकर के आए हैं, और ये शिक्षा शास्त्र की है। इसके अंतर्गत अपन संपूर्ण हिंदी शिक्षा शास्त्र को लेकर के अध्ययन करेंगे। इसके बाद में और भी विषयों का शिक्षा शास्त्र अपन प्रारंभ करेंगे, लेकिन पहले इस पड़ाव को पूरा करते हैं। कालजयी, जिसने काल को ही जीत लिया है, ना भूत में बंदी है, ना भविष्य में, ना वर्तमान में, हर समय में सदैव प्रासंगिक है। ऐसी सीरीज जिसका अध्ययन एक एक वीडियो आप चाहे अभी पढ़िएगा, चाहे पेपर 5 साल बाद दीजिएगा, लेकिन तब भी आपको इसकी प्रासंगिकता उसी प्रकार से नजर आएगी। बात करते हैं कालजयी यानी जो शाश्वत है। कालजयी सीरीज को लेकर के आए हैं, और पहला ही विषय यहाँ पर लिखा हुआ है भाषा सीखना व ग्रहणशीलता। पहला विषय है मित्रों भाषा सीखना व ग्रहणशीलता। कॉपी पेन आपके हाथ में रहेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और यहाँ पर एक एक चीज को दिखते हुए अपन पढ़ेंगे। अच्छे नोट्स बनाइएगा बेहतरीन तरीके से। एक बार पढ़ने के बाद में जब पूरी शिक्षा शास्त्र कंप्लीट हो जाएगी, तो महा मैराथन क्लास के द्वारा जितने भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रश्न बनेंगे, उसका मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करवा दूंगा। ज़्यादा चीज़ों को आपको नहीं रखना है, एक की ही चीज़ की साधना करना है और उसमें ही सफलता अर्जित करना है। ज़्यादा चीज़ों को, ये शिक्षा शास्त्र आप पढ़ रहे हो तो ये क्लास से कापी है, और इसके अलावा एक या दो मैराथन क्लास अपन लेकर आएंगे, तो उसमें आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। भटकना बंद कर दीजिएगा। भटकने से असफलता मिलना तय है ना। भटकना जरूरी था मानता हूं, लेकिन अब समय है संघर्ष का। जी बिल्कुल। शुरू करते हैं। भाषा सीखना व ग्रहणशीलता आज का टॉपिक है। क्या विषय वस्तु है मित्रों? सर भाषा सीखना व ग्रहणशीलता। भाषा सीखना व ग्रहणशीलता। सीधा मैं विषय वस्तु पर आ गया हूं। शिक्षा शास्त्र क्या है, उस विषय को अपन न देखते हुए किस तरह से कहां से प्रश्न टॉपिक से आते हैं, उसी से सीधा सीधा मैं आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। टॉपिक का नाम है भाषा सीखना व ग्रहणशीलता। इस टॉपिक को भी अपन कुछ अंशों में विभाजित कर लेते हैं, और एक एक अंश को आपको समझते जाना है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, पहला ही शब्द लिखा है। पहला ही शब्द यहाँ पर क्या है? सर भाषा है। दूसरा शब्द क्या है? सीखना है। और फिर तीसरे की बात करें तो ग्रहणशीलता है।
भाषा सीखना व ग्रहणशीलता। अब यहां पर देखिएगा इसका और क्या क्या नाम हो सकता है सर। भाषा सीखना, सीखना का तात्पर्य सीधा सीधा है मित्रों अधिगम। भाषा सीखना एक अधिगम प्रक्रिया है और भाषा ग्रहणशीलता एक अर्जन प्रक्रिया है। एक कौन सी प्रक्रिया है? अर्जन प्रक्रिया है। अधिगम की बात करें, भाषा सीखना अधिगम और अर्जन की जगह कहीं न कहीं एक शब्द और आ जाता है अधिग्रहण। एक शब्द और आ जाता है मित्रों अधिग्रहण, यह शब्द आ जाता है जी सर। तो फिर यहां से प्रश्न कैसे आते हैं? प्रश्न तो जो भी आएंगे वो यहीं आना है, आप चिंता मत करो उसकी। आप मैराथन क्लास को देख लेना, एक बार इन वीडियो को देख लो और मैराथन को देख लेना वस्तुनिष्ठ परीक्षा की, फिर आपको भटकने की कहीं आवश्यकता नहीं है। भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण, अधि अधि उपसर्ग लगा हुआ है, दोनों में व्यापक अंतर को देखेंगे। लेकिन उससे पहले अपन समझ तो ले भाषा है क्या। उससे पहले अपन यह जान लें कि भाषा है क्या, भाषा क्या है, इस विषय में अपन बात कर रहे हैं। फिर दोनों में आपको अंतर बताऊंगा। अपनी जो ये क्लास आज चलने वाली है, यह क्लास तो चलेगी। आज मैं लेट हो गया हूं और ये लेट रोज रोज नहीं हो, इसलिए विद्यार्थियों इस समय को अपन 8:30 से 10 तक का रखेंगे, ताकि बीच में पर्याप्त यहाँ चीज़ों को व्यवस्थित करने में जो समय लगता है वो भी व्यवस्थित हो जाए। तो देखिएगा अपन बात करते हैं पहले भाषा पर। भाषा पर बात करने के बाद में तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें अपन सबसे पहले। इस शब्द की व्युत्पत्ति, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें तो भाषा शब्द आपको पता है कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। किस धातु से बना है सर? संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष क्या है? तो भाष धातु है। और यदि संस्कृत का यहाँ पर देखें तो टाप प्रत्यय है। टाप क्या है? टाप प्रत्यय है। और जो भाषा शब्द निष्पन्न होता है वह स्त्रीवाचक शब्द है। टाप प्रत्यय संस्कृत में स्त्रीलिंग, स्त्री का बोध कराता है, तो स्त्रीवाचक है। तो भाषा शब्द क्या हो गया सर? स्त्रीलिंगीय शब्द हो गया। जी हाँ, ये भाषा शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर हो गया। भाषा शब्द भाष धातु से बना है और भाष धातु से तात्पर्य है वाणी या फिर व्यक्त बात। क्या है मित्रों? भाष से तात्पर्य हो गया कि क्या हो गया सर? या तो वाणी और या फिर व्यक्त बात। अर्थात मनुष्य जो भी बोलता है, अर्थात मनुष्य जो भी बोलता है वह सब क्या है? वह सब भाषा है। सर जी कितने से कितने टाइम तक क्लास रहेगी? अभी तो शुरुआत की है। गंतव्य स्थल जितना आप में धैर्य रहेगा उतनी क्लास रहेगी। जैसे 10 बजे तक है, अभी शुरुआत किए, समाप्त होने में समय लगेगा मित्रों। देख लेता हूं क्या प्रतिक्रिया चल रही है आप सभी की, कब तक इस चीज को आप देखिएगा। किस चीज को लेकर आप बातें करने लग रहे हो, एक दूसरे से लड़ने लग रहे हो, किस चीज को लेकर के? चलिए पढ़ लीजिएगा पूरी क्लास को, लाइक तो आप खुद करके जाओगे फिर लास्ट में। चलिए, तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति की बात हो गई है मित्रों कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ अपन ने देख लिया कि वाणी या व्यक्त बात। और भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, न कि उत्पत्ति। टॉपिक भाषा क्या है उस विषय पर अपन बात करते हैं। अगला विषय रहेगा अपना भाषा की विशेषताएं। अगला विषय क्या रहेगा मित्रों? भाषा की विशेषताएं। लेकिन भाषा की विशेषताएं समझने से पहले अपन को कुछ परिभाषाएं देख लेना चाहिए। किनकी परिभाषाएं देख लेना चाहिए? भाषा की परिभाषाएं। भाषा की परिभाषाएं, भाषा की परिभाषाएं, इनकी बात करें तो साथियों देखिएगा, भाषा की परिभाषाएं अपन बात करें सबसे पहले तो अरस्तु के अनुसार देखते हैं। किसके अनुसार देखते हैं? भाषा की परिभाषा की बात करें तो अरस्तु। अरस्तु कहते हैं
क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी है। वह अपने वह अपने विचारों का वह अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए वह अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन सार्थक ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग करता है जिन सार्थक ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग करता है सार्थक ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। सार्थक ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। तो पहले तो आप इन चीजों को समझिएगा, फिर नोट आप कर लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। हिंदी साहित्य क्लास का होगी, जल्दी होगी, लेकिन पहले देखो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे वो किसी भी विषय वस्तु का हो। यह भी आप कमेंट करके बोल दिया करो नीचे, यह भी आपके अनुरोध पर ही लाई गई है, यह भी आपकी ही बात थी, आपकी बात को ही पूरा कर रहा हूं, तो अब इसके आनंद लीजिएगा, साहित्य भी पूरा हो जाएगा। किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। सर क्या कहा है? कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन सार्थक ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ट्वीट महोदय कहते हैं, ट्वीट महोदय की परिभाषा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। इनके द्वारा ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। विचारों का प्रकटीकरण ही क्या है? भाषा है। इसकी परिभाषा है ट्वीट महोदय के द्वारा। अभी देखिएगा कि मैं बोल रहा हूं तो आपको क्या सुनाई दे रही है? सर ध्वनि सुनाई दे रही है, बिल्कुल PDF मिल जाएगी। सर ध्वनि सुनाई दे रही है, तो ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही क्या है? भाषा है। किसने कहा है? ट्वीट महोदय ने कहा है। किसने कहा है? ट्वीट महोदय ने कहा है। फिर आपको पता है कि सीताराम चतुर्वेदी क्या कहते हैं भाषा के संदर्भ में? सीताराम चतुर्वेदी भाषा के संदर्भ में सीताराम चतुर्वेदी कहते हैं कि भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। क्या परिभाषा है? कि भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। विराट बस्ती बनने से बच गया। किसने कहा? सीताराम चतुर्वेदी ने कहा, बच गया। ठीक है, तो ये 3 परिभाषाएं आपने देखी है। एक तो अरस्तु, इन परिभाषाओं से विशेषताएं निकल करके आएगी और विशेषताओं को आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। विशेषताओं को अच्छी तरह आपको ध्यान रखना है। अपन बात कर रहे हैं कुछ परिभाषाओं के। जी, क्या बातें कर रहे हो आप?
जी, अभिवादन सबको कर दिया है। चलिए, तो 3 परिभाषाएं हैं। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन सार्थक ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग करता है वह भाषा है। तो भाषा मित्रों सार्थक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। साथियों, भाषा सार्थक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। देखो यहां से लिखा है कि भाषा सार्थक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। सार्थक, विशेष शब्द सार्थक निरर्थक 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन आप जब भी भाषा में सार्थक शब्दों का प्रयोग करोगे जिसका कोई अर्थ निश्चित है, तभी जाकर भाषा की अभिव्यक्ति हो पाएगी, विचारों का आदान प्रदान हो पाएगा। फिर यहाँ पर स्वीट महोदय कहते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। जी बिल्कुल, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। इसने कहा, स्वीट महोदय ने कहा है। सीताराम चतुर्वेदी कह रहे हैं कि यदि भाषा का आविर्भाव न हुआ होता तो सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बन गया होता, फिर भी तो भाषा चलती। सर सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते। किस भाषा का? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते। जी हाँ, आगे बात करते हैं। परिभाषा के उपरांत अपन देख लेते हैं मित्रों भाषा की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। सर भाषा की विशेषताएं बता दीजिए। तो अगला अपना हेडिंग रहेगा भाषा की विशेषताएं। किसकी विशेषताएं? भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताओं में लिखते जाइएगा एक एक विशेषता को। क्या विशेषता है? पहली विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है? भाषा, भाषा साधन है। भाषा साधन है न कि साध्य। भाषा साधन है न कि साध्य। यह प्रश्न बार बार आता है कि भाषा क्या है? भाषा साधन है। भाषा साधन है, मैं भी साधन हूं, यह यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी साधन है, ये सब चीजें साधन है। आप साधक हो और आपका लक्ष्य ही साध्य है, जिसे आप साधना से यूं समझ लीजिएगा मित्रों, आप यूं समझ लीजिएगा कि आप क्या हो? सर हम साधक हैं। सर हम क्या हैं? सर हम साधना कर रहे हैं। सर हम घर बार को छोड़कर आए हैं। सर हम त्याग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। और आप साधक हो और आप जिसे प्राप्त करना चाहते हो वह क्या है? वह साध्य है। वह साध्य है। एक साधक किसके माध्यम से? एक साधक मित्रों साधना के माध्यम से। इसका राजमार्ग क्या है? इस साध्य तक पहुंचने का राजमार्ग क्या है? इस साध्य तक पहुंचने का राजमार्ग है मेरे मित्रों, क्या है? साधना। इस साध्य तक पहुंचने का जो राजमार्ग है वह साधना है, या फिर अपन इसे क्या कह दें सर, इसे अपन तपस्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मित्रों? साधना यानी तपस्या जो आप कर रहे हो, जो संघर्ष आप कर रहे हो। साधक कौन हो? साधक आप हो। साधक कौन हो? साधक आप हो। साध्य क्या है? आपकी मंजिल, आपका साध्य है। जब आप इसे प्राप्त कर लेते हो, जब आप इसे प्राप्त कर लेते हो तो एक साधक साधना के माध्यम से जिस साध्य को प्राप्त करता है, तो जितने भी चीजें, जितने भी सहयोग इस साधना के मार्ग में यहां से यहां तक पहुंचने में जितनी भी चीजें काम में आएगी वो सब साधन है। क्या है? वो सब साधन है। तो यानी साधना और तपस्या के मार्ग में आने वाली जितनी भी चीजें वो क्या है मित्रों? वह साधन है। तो बताइएगा भाषा भी विचारों को यहां से वहां तक पहुंचाने का ये माइक भी क्या है? साधन है। जिस माध्यम से आप देख रहे हो, जिस मीडियम से यह आवाज आप तक पहुंच रही है, वो सब भी क्या है? साधन है। भाषा साधन है न कि साध्य। और आपको पता है कि जैसे ही साध्य प्राप्त हो जाता है, जैसे माना कि आप वर्ग 2 की जॉब लग गए, जैसे माना कि आप वर्ग 2 की जॉब लग गए और आपने एक सपना और पाल लिया कि सर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, सर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो फिर यह साध्य भी क्या हो जाता है? साधन का ही काम करेगा, क्योंकि ये जो नॉलेज प्राप्त की वो साधन का काम करेगी और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना आपका साध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? साध्य हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। तो भाषा
मित्रों समझ लीजिएगा, भाषा साधन है न कि साध्य। क्या है भाषा? भाषा साधन है न कि साध्य। पहली विशेषता आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से, न कि साध्य। ठीक है जी सर। अगली विशेषता लिखिएगा आप, भाषा साधन है न कि साध्य। भाषा भाषा सार्थक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा सार्थक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। सार्थक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। किसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं? भाषा की। भाषा सार्थक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा यादृच्छिक होती है। भाषा यादृच्छिक भाषा यादृच्छिक होती है। सर यादृच्छिक क्या है? मनगढ़ंत होती है। भाषा यादृच्छिक होती है। कोई भी भाषा जब भी बनती है तो सबसे पहले वह व्यक्ति बोली होती है। सबसे पहले वह व्यक्ति बोली होती है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा वह शब्द प्रयोग किया जाता है, फिर वहाँ पूरे ग्रामीण परिवेश में उस शब्द का बोलबाला हो जाता है, फिर वहाँ क्षेत्रीय भाषा में वह आता है, फिर ऐसे ऐसे उस शब्द का प्रयोग व्यापक दृष्टि से हो जाता है। तो व्यापक दृष्टि से प्रयोग होने के कारण और फिर कुछ कवि उस शब्द को साहित्य सर्जना में लिख देते हैं, तो फिर वह शब्द रूढ़ हो जाता है एक अर्थ के लिए। तो फिर जो भाषा है वह यादृच्छिक होती है। यादृच्छिक से तात्पर्य मनगढ़ंत होती है। क्या होती है? मनगढ़ंत होती है। आप ऐप में जाकर के देख लीजिएगा आरके जी, देखिएगा। चौथी बात करें यहां पर तो भाषा साधन है न कि साध्य। भाषा सार्थक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा यादृच्छिक होती है। बताइएगा, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा कैसे सीखी जाती है? भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। फिर ध्यान रखिएगा, भाषा का भौगोलिक क्षेत्र निश्चित होता है। भाषा का भौगोलिक क्षेत्र निश्चित होता है। भाषा का भौगोलिक क्षेत्र कैसा होता है? निश्चित होता है। भाषा का भौगोलिक क्षेत्र निश्चित होता है। ठीक है जी। आगे विशेषता की बात करें तो भाषा पैतृक या आनुवांशिक नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, भाषा पैतृक नहीं होगी। पैतृक का मतलब आनुवांशिक। पैतृक से तात्पर्य क्या हो गया मित्रों? आनुवांशिक। भाषा पैतृक या आनुवांशिक नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि दादाजी जो भाषा बोलते हैं वही उसका पोता बोलेगा, वो तो वातावरण से अर्जित गुण है। भाषा पैतृक या आनुवांशिक नहीं होती है। भाषा पैतृक या आनुवांशिक नहीं होती है। नहीं होती है। तो 6 विशेषताएं मैंने यहां पर लिख दी है। भाषा साधन है न कि साध्य। भाषा सार्थक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा यादृच्छिक। यादृच्छिक का मतलब मनगढ़ंत होती है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा का भौगोलिक क्षेत्र निश्चित होता है और भाषा पैतृक या आनुवांशिक नहीं होती है। एक चीज मैं आपको यहाँ लिखाऊंगा, मैं आगे यहाँ बता देता हूँ कि भाषा पैतृक या आनुवांशिक नहीं होती है। ठीक है, मान लिया बात सर, पैतृक या आनुवांशिक नहीं होती है, लेकिन सर चौमस्की तो कह रहे हैं कि बालक में भाषा अर्जन करने का गुण जन्मजात होता है। बालक में भाषा अर्जन करने का गुण जन्मजात होता है। ध्यान रखना, ये परिभाषा बार बार पूछी जाती है। चौमस्की ने कहा है कि बालक में भाषा अर्जन, लेकिन ये भाषा अर्जन क्या है, भाषा अधिगम क्या है? जब दोनों में आप अंतर सीख पाओगे तभी तो अपन बात करेंगे कि चौमस्की इस बात को क्यों कह रहे हैं। लेकिन यहां ध्यान रखना, भाषा आनुवांशिक या पैतृक नहीं होती है। चलते हैं आगे। सातवीं विशेषता लिखिए मित्रों भाषा की। सातवीं विशेषता की बात करें तो सर सातवीं विशेषता क्या है? देखिएगा, सातवीं विशेषता की बात करें अपन तो भाषा इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको आप अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। भाषा संयोगा भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर अग्रसर होती है। भाषा स्थूल से, भाषा किधर से किधर बढ़ती है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है।
किधर से किधर बढ़ती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है। इसके बाद आप बात करिए, भाषा अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर बढ़ती है, प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की ओर बढ़ती है। ठीक है जी सर। हाँ 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 जी। आगे क्या बात समझ में? हाँ सर आ गई है, बात समझ में आ गई है। चलिए, भाषा सूक्ष्म से स्थूल से क्या है, सूक्ष्म है। स्थूल से क्या है, भाषा सूक्ष्म है। भाषा, आगे बात करें यहाँ पर, चलो मैं यहीं लिख देता हूँ। भाषा की बात करें मित्रों, कठिन से सरल की ओर है। किधर से किधर है, कठिन से सरल की ओर है। संयोग से वियोग की ओर है, संयोग से वियोग की ओर है। यानी यूं कह सकते हैं कि संयोगावस्था से, किस अवस्था से, संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर अग्रसर होती है। संयोगावस्था से किधर की ओर, वियोगा, संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर अग्रसर होती है। संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर अग्रसर होती है। फिर देखिएगा, आप देखिएगा ये क्या है सर, ये मैं क्या समझा रहा हूं आपको कि भाषा संयोगावस्था से, संयोगावस्था से तात्पर्य जैसे संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में कहते हैं सह पठती, सह पठती, तो ये क्या है, संयोग है। और स पठती का हो गया वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो आपको पता है कि संस्कृत से ही हिंदी का उद्भव विकास माना जाता है। यानी ये मान लीजिएगा कि भाषा संश्लेषण से विश्लेषण की ओर बढ़ती है। किधर से किधर बढ़ती है सर, स पठती, स पठती से तात्पर्य क्या हो गया, भाषा संश्लेषण से, संश्लेषण से इधर विश्लेषण की ओर बढ़ती है, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। सर फिर संस्कृत भाषा क्या है, स्टार बना करके यहां ध्यान रख लेना। संस्कृत भाषा का प्रश्न पूछा जाए तो संस्कृत भाषा की अपन बात करें मित्रों, संस्कृत भाषा संश्लेषणात्मक है। संस्कृत भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा संश्लेषणात्मक है। तो फिर हिंदी भाषा विश्लेषणात्मक है। हिंदी भाषा क्या है मित्रों, हिंदी भाषा विश्लेषणात्मक है। अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा क्या है, विश्लेषण है। संयोग से वियोगावस्था की ओर अग्रसर होती है। किधर से किधर, संयोग हुआ था उससे, संयोग से किधर, संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर अग्रसर होती है। आपको पता है कि संस्कृत और संस्कृत से जो भाषा निकली है वह निकली है पाली। कौन सी भाषा, पाली। पाली के बाद बात करें तो वह भाषा होगी प्राकृत। प्राकृत के बाद बात करें तो वह भाषा होगी अपभ्रंश। और अपभ्रंश का जो आगे बिगड़ा हुआ रूप हो जाएगा वह हो जाएगा अवहट्ट। क्या हो जाएगा, अवहट्ट। और अवहट्ट से बात करें तो फिर क्या आएगी, हिंदी। तो आप देख लीजिएगा संस्कृत क्या है, संस्कृत भाषा का संयोग है। क्या है, भाषा का संयोग है। और संयोग से भाषा बिछड़ गई है तो संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर है। संश्लेषण जैसे सपठति वह पढ़ता है, सपठति संश्लेषण है और इसका हिंदी रूप हो गया वह पढ़ता है, तो यह विश्लेषण है। इतनी बात समझ में आ गई है क्या, नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवीं विशेषता पूरी हो गई है। आठवीं विशेषता की बात करें, आठवीं विशेषता देखिएगा। आठवीं विशेषता में आपको लिखना है मित्रों, भाषा विचार विनिमय का साधन है। क्या लिखोगे, भाषा विचार विनिमय, भाषा विचार विनिमय का
आदान प्रदान कह लो, भाषा विचार, भाषा परस्पर विचारों का आदान प्रदान है, या फिर यूं कह लें भाषा विचार विनिमय है। भाषा विचार विनिमय है। अब साथियों, भाषा विचार विनिमय से तात्पर्य क्या है कि भाषा में विचारों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आदान प्रदान होता है। इसी दृष्टि से आप देख सकते हो कि भाषा अपन 3 भागों में बांट लेते हैं। विचार विनिमय के दृष्टिकोण से भाषा के रूप की बात करें, विचार विनिमय के दृष्टिकोण से भाषा के विनिमय की बात करें तो एक भाषा होती है, एक भाषा होती है मित्रों, वह भाषा हो जाएगी, कौन सी भाषा हो जाएगी? एक भाषा होती है मौखिक भाषा, लिखित, मौखिक लिखित। विचार विनिमय के रूप अपन बात करें तो फिर क्या है सर? मौखिक है। क्या है सर? सर मौखिक है। सर क्या है? सर लिखित है। मौखिक है, लिखित है, और एक क्या है? एक सांकेतिक है। एक क्या है? सांकेतिक अर्थ है। और यदि अपन देखें मौखिक और लिखित को अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी भाषा के 2 रूप होते हैं। किसकी दृष्टि से? अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी भाषा के 2 रूप होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी भाषा के 2 रूप होते हैं। किसकी दृष्टि से? अभिव्यक्ति की दृष्टि से। अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के 2 रूप होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं? साथ में लेके चल रहा हूं मित्रों। 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है, 2 प्रकार से अपन विचारों को अभिव्यक्त कर पाएंगे। 2 प्रकार से अपन विचारों को अभिव्यक्त कर पाएंगे, एक तो बोल करके और एक लिख करके। यदि बोल करके करेंगे तो फिर अभिव्यक्ति क्या हो जाएगी सर? अभिव्यक्ति मौखिक हो जाएगी। और फिर एक अभिव्यक्ति अपन बात करेंगे लिखित, सर मौखिक हो जाएगी और लिखित हो जाएगी। सर मौखिक से जुड़े हुए कौशल कौन कौन से हैं? जल्दी उस पर भी बात की जाएगी। अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के 2 रूप हैं। अभिव्यक्तात्मक दृष्टि से भाषा के 2 रूप हैं, एक तो मौखिक है और एक लिखित है। मौखिक की बात करें तो मौखिक जो संप्रेषण होगा मित्रों, मौखिक संप्रेषण 2 प्रकार से हो सकता है। मौखिक कौशल सुनकर बोलकर, और जो लिखित जो कौशल बात करें पढ़ना और लिखना है तो वह बात का विषय है। लेकिन विचार विनिमय की दृष्टि से मौखिक है और लिखित है। समझ में आ गई? आगे अपन इसकी जब सुनना बोलना बात करेंगे तो वहां पर बात करेंगे। यहां भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। मौखिक अभिव्यक्ति अपन कैसे देते हैं सर? मौखिक अभिव्यक्ति कैसे देते हैं? तो मौखिक अभिव्यक्ति अपन देंगे मित्रों बोल करके। कैसे देंगे? मौखिक अभिव्यक्ति की बात करें तो मौखिक अभिव्यक्ति कैसे देंगे? बोलकर। मौखिक अभिव्यक्ति की बात करें तो मौखिक अभिव्यक्ति देंगे बोल करके। कैसे देंगे? बोलकर। और लिखित अभिव्यक्ति का संबंध लिख करके। किससे होगा? लिख करके। लिखकर। अब यहां पर बात करें बोलना, यानी जो अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं जिनका संबंध बोलकर से देंगे, तो बताओ बोलकर का संबंध किस विज्ञान से जुड़ गया? बोलकर का संबंध बताइएगा किस विज्ञान से जुड़ गया? तो बोलकर का संबंध जुड़ गया मित्रों ध्वनि विज्ञान से। किस विज्ञान से जुड़ गया सर? ध्वनि विज्ञान से जुड़ गया। क्योंकि ध्वनि विज्ञान से जुड़ गया। और लिखकर की बात करें तो यह किस विज्ञान से जुड़ गया सर? लिपि विज्ञान से जुड़ गया। किस विज्ञान से? लिपि विज्ञान से जुड़ गया। सर फिर बात करें ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए 2 कौशल भी हमें यही बता दो, आगे इंतजार क्यों कराइए? जी बिल्कुल मत करिएगा, आगे इंतजार करना ही नहीं है। ये देख लीजिएगा कि ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए 2 कौशल, 2 कौशल कौन कौन सा है? एक तो सुनना है और एक कौन सा है? एक बोलना है। सुनना है, बोलना है। और लिपि विज्ञान से जुड़े हुए 2 कौशल, एक पढ़ना है और एक क्या है? एक लिखना है। एक पढ़ना है और एक क्या है? एक लिखना है। पढ़ना और लिखना। कमेंट में देखूंगा आपके, देख क्या बातें कर रहे हो आप, कोई लड़बड़ तो नहीं रहा ना एक दूसरे से? जी।
तो देखिएगा, ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए 2 कौशल, तो भाषाई विकास का प्राकृतिक क्रम हो गया सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इस विषय को अपन आगे बात करेंगे, इस विषय की आगे बात करेंगे। लेकिन भाषा का विचार विनिमय मौखिक रूप से दिया जा सकता है, लिख करके दिया जा सकता है। सर सांकेतिक, सांकेतिक कैसे? तो बिहारी ने दोहा दिया है सांकेतिक भाषा का, कितना मनोभावों का अनुभव आपको पता होगा। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो ये कौन सी भाषा प्रयोग हो रही है? सर सांकेतिक भाषा ही है। कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा है। अगली विशेषता पर बढ़ते हैं मित्रों। अगली विशेषता की बात करें तो भाषा, भाषा अर्जित संपत्ति है। नवी विशेषता आप लिख लीजिएगा, भाषा अर्जित संपत्ति है। कैसी संपत्ति है? भाषा अर्जित संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है। प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है। इसका प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है। प्रत्येक भाषा का एक कैसा रूप होता है? एक मानक रूप होता है। एक मानक रूप होता है। भाषा तो बहता नीर है मित्रों। भाषा तो क्या है? बहता नीर है। तो भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा कैसी होती है? भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? विशेषताएं इससे पूर्व अपन ने देखी है। कोई नहीं लड़ रहा है, हाँ डांट पड़ जाएगी आज, पूरा ध्यान पढ़ने पे होना चाहिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, बदलती रहती है। इसीलिए तो भाषा का भौगोलिक क्षेत्र कैसा होता है? भाषा का भौगोलिक क्षेत्र निश्चित होता है। भाषा पैतृक या आनुवांशिक नहीं होती है। भाषा तो मित्रों, यदि अपनी संस्कृति को जीवित रखना है, अपनी संस्कृति को जीवित रखना है तो भाषा को बचा के रखना होगा। भाषा नष्ट हो गई, समझ लो संस्कृति नष्ट हो गई। तो यहाँ पर आगे बात करें, 12वीं विशेषता में लिख देता हूं आपके स्क्रीन पर। 12वीं विशेषता आप देखिएगा, भाषा सभ्यता की चितेरी है। क्या बात है? भाषा सभ्यता की चितेरी है। भाषा सभ्यता की चितेरी है और संस्कृति की वाटिका है। भाषा सभ्यता की चितेरी है और संस्कृति की वाटिका है। संस्कृति की क्या है? सर वाटिका है। संस्कृति को पल्लवित करने का काम भाषा करती है। तो भाषा सभ्यता की चितेरी है, वह संस्कृति की वाटिका है। संस्कृति की वाटिका है। भाषा तो बहता नीर है। तो यदि आप लॉर्ड मैकाले को समझ गए होंगे, लॉर्ड मैकाले ने भाषा पे ही कुठाराघात किया था। किस पर कुठाराघात किया था? भाषा पर। साथियों, यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भारतीय लोगों की विशेषता है कि बहुत यूनानी प्राचीन सभ्यताएं मिट चुकी है, लेकिन जो शाश्वत है, जो कालजयी संस्कृति है, कालजयी अपनी सीरीज भी है, और कालजयी जो संस्कृति है, जो शाश्वत है, जो सदैव भूत भविष्य वर्तमान में प्रासंगिक है, ऐसी संस्कृति भारतीय है। कहा है कि यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दौरे दुश्मन जहां हमारा। तो कहने का तात्पर्य, भाषा को आपको बचा के रखना है, क्योंकि भाषा संस्कृति की वाटिका है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न सांस्कृतिक मूल्य पल्लवित होते हैं, पुष्पित होते हैं और आने वाली नई पीढ़ी को उससे आप्लावित करते हैं, ढकते हैं। भाषा सभ्यता की चितेरी, ये संस्कृति की वाटिका है। भाषा का भौगोलिक क्षेत्र निश्चित नहीं होता है। भाषा अनुकरणों से सीखी जाती है। भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। पिछली आगे पढ़ चुके हैं, भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। कितने मन लगाकर आप पढ़ रहे हो, मुझे दिख रहा है यहाँ से कितने ध्यानपूर्वक आप पढ़ रहे हो। कि आपके कमेंट स्थिर होना बता रहा है कि आप डूब गए हो विषय वस्तु में। आगे बात करें, सर पढ़ा दी, आगे देखिएगा, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है, नहीं होता है।
कोई मुझे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। कहाँ गए सब के सब? आ रही है क्या आवाज मित्रों? जी 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 जी, ठीक है। जी जी, मुझे ऐसा लग रहा था आप चले गए सबके सब छोड़कर, इकल्ला मेरे गए यहाँ पर। जी बिल्कुल। तो भाषा का कोई निश्चित रूप नहीं होता है, परिवर्तनशील है, अर्जित संपत्ति साधन है, न कि कोई साध्य है। अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर अग्रसर होती है भाषा। अभी मुख्य विषय तो आने वाला है, आप देखिएगा जो आपका मुख्य टॉपिक है, अभी तो भाषा वही बात कर रहे हैं। भाषा अपरिपक्वता से, अपरिपक्वता से, जी जी जी, भाषा, जी जी सुनिएगा, भाषा अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर, अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर अग्रसर होती है। अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर, तो फिर यूं कह सकते हैं अपरिपक्वता से तात्पर्य क्या हो गया? अप्रौढ़ता। अप्रौढ़ता से किसकी ओर? प्रौढ़ता की ओर। किसकी ओर? प्रौढ़ता की ओर अग्रसर होती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें आगे, तो ये भाषा की विशेषताएं हो गई है। किसकी विशेषताएं हो गई है? भाषा की विशेषताएं हो गई है मित्रों। फिर अपन यहां पर लिखें, यहां पर एक तथ्य में लिख देता हूं, भाषा सीखने की प्रवृत्तियों का मनोवैज्ञानिक क्रम। एक यहां पर लिख लीजिएगा, भाषा सीखने की, भाषा सीखने की प्रवृत्तियों का, भाषा सीखने की प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक क्रम। भाषा सीखने की प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक क्रम। प्रश्न आ सकता है कि भाषा को सीखने के लिए क्या चीजें जरूरी है? जी बिल्कुल, मुझे पता चल गया है कि आप सब ध्यानपूर्वक सुन रहे हो। क्या जरूरी है? तो जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण, अभ्यास। क्या जरूरी है? भाषा सीखने की मनोवैज्ञानिक, भाषा सीखने की प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक क्रम की बात करें तो बालक भाषा सीखने के लिए सबसे पहले जिज्ञासु होना चाहिए, तो जिज्ञासा हो जाएगा। इसके बाद बात करें, उसे प्रयत्न करना पड़ेगा, जिज्ञासा, प्रयत्न। और फिर वह कैसे सीखेगा? सर अनुकरण के माध्यम से सीखेगा। कैसे सीखेगा? अनुकरण के माध्यम से सीखेगा। और फिर किसके माध्यम से सीखेगा? सर अभ्यास के माध्यम से सीखेगा। तो ये नोट कर लेना आप ऐसे कैसे कि भाषा सीखने की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों का क्रम क्या है। एकाग्रता के साथ सुन रहे हो, धन्यवाद। भाषा सीखने की प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक क्रम पूछे, मनोवैज्ञानिक क्रम पूछे, जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण, अभ्यास। नहीं तो आप यहां से शुरुआत करते हो, आप विकल्प पाएंगे, अनुकरण करता है बालक, नहीं, अरे उससे पहले जिज्ञासु होना चाहिए, प्रयत्न करेगा, अनुकरण करेगा, और फिर क्या करेगा? सर फिर अभ्यास करेगा। क्या करेगा? अभ्यास करेगा। जी बिल्कुल। तो ये कुछ विशेषताएं, अपना जो मूल टॉपिक है वह क्या है? वह भाषा सीखना और ग्रहणशीलता है। तो अपन भाषा पर बात कर रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं? भाषा पर बात कर रहे हैं कि भाषा क्या है। तो विभिन्न विशेषताएं अपन ने यहाँ पर देख ली है भाषा की, भाषा की विभिन्न विशेषताएं देख ली है। लेकिन दो तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा करके नोट कर लीजिएगा। दो तथ्य कितने इंपॉर्टेंट है, उनकी महत्ता जब पेपर में आएंगे तब आपको पता चलेगी सर कितने इंपॉर्टेंट है। एक तो चौमस्की की परिभाषा बार बार पूछी जाती है। चौमस्की क्या कह रही है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि बालक में भाषा अर्जन का गुण जन्मजात होता है। क्या कह रहे हैं? कि बालक में, बालक में भाषा अर्जन का गुण, बालक में भाषा अर्जन का गुण, बालक में भाषा अर्जन का गुण कैसा होता है? जन्मजात होता है। जबकि भाषा मित्रों पैतृक या आनुवांशिक नहीं होती है। और चौमस्की क्या कह रहे हैं? यह प्रश्न बार बार आएगा,
ये प्रश्न बार बार आएगा, ध्यान पूर्वक इसको नोट कर लीजिएगा कि बालक में भाषा अर्जन का गुण। अभी तो अपन को ये देखना है, मुख्य टॉपिक को आप समझ गए, वो भाषा सीखना और ग्रहणशीलता है। अभी तो अपन भाषा की बात कर रहे हैं मित्रों, वो टॉपिक बड़ा मजा आएगा उसको सीखने में आपको। और प्रश्न तो यूं हल करोगे आप, बिल्कुल प्रश्न टिक ही नहीं पाएगा आपके सामने। और जिस दिन ये पता चलेगा, जिस दिन मैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेकर के आऊंगा, उस दिन देखिएगा। बालक में भाषा अर्जन, यहां पर शब्द आया है, अर्जन शब्द आया है, अधिगम नहीं आया है। भाषा अर्जन, तो भाषा पैतृक की आनुवांशिक नहीं होती है, लेकिन बालक जो भाषा को सीख लेता है वो उसका गुण जन्मजात होता है। वह गुण कैसा होता है? जन्मजात होता है। जी हाँ, यह परिभाषा स्टार लगा लो इसके, तो आप, यह परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, स्टार लगा लीजिएगा चॉम्स्की की परिभाषा। लेकिन एक नाम और बहुत बड़ा है भाषा को लेकर के, जो भाषा विकास की बात करते हैं उनका नाम भी बहुत बड़ा है, तो उन्हें अपन कैसे छोड़ सकते हैं? उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। लेव सिमकोविच वाइगोस्की नाम है, बड़ा खतरनाक, लेव सिमकोविच, लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की, लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की। क्या कह रहे हैं सर, बता दीजिएगा। ये कह रहे हैं मित्रों, ये कह रहे हैं कि बालक भाषा का अर्जन समाज से करता है। बालक, ये कह रहे हैं क्या कि बालक भाषा का अर्जन समाज से करता है। बालक भाषा का अर्जन कहाँ से करता है? समाज से करता है। कहाँ से करता है? समाज से करता है। आप तो इनकी परिभाषा आएगी ना, तो इन्होंने बालक जो भाषा को सीखता है, इनका जो सिद्धांती है, आप इनका सिद्धांत बाल विकास में पढ़ते हो, तो वह समाज की ही बात करते हैं कि बालक भाषा का अर्जन करता है समाज से। तो समाज के साथ जोड़ लीजिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किनका है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत मित्रों वाइगोत्स्की का है। इनके सिद्धांत को मैं लिख देता हूं, आप ध्यान रखिएगा। लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की रूस, कहाँ के हैं ये? यह सर रूस के हैं, रूसे नहीं है, रूस के हैं। कहाँ के हैं? रूस के हैं। इन्होंने 1920 में एक सिद्धांत दिया था। सिद्धांत का नाम क्या है सर? सिद्धांत का नाम है मित्रों, देखिएगा, सिद्धांत का नाम है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। नाम क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत ये किन्होंने दिया है? यह वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। और इन्होंने समाज से जोड़े हैं, भाषा की प्रक्रिया को समाज से जोड़ा है। 15 प्रश्न आएंगे, 15, 120 जो आप पढ़ रहे हो ना, 15 प्रश्न यदि आपने शिक्षा शास्त्र को पढ़ लिया ना, तो लूटे जाएंगे, आएंगे नहीं, लूट लोगे आप। इतना आसान है शिक्षा शास्त्र, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। 120 आपने हिंदी में ही जान झोंक रखी है, ठीक है, अच्छी बात है, जान झोंकना पड़ेगा, लेकिन जहां से नंबर लूटे जाते हैं, जहां से नंबर लूटे जाते हैं का क्या करें? जहां से नंबर लूटे जाते हैं उनको एक भी कम नहीं आना चाहिए। 15 में से 15 ही आना चाहिए। एक कम आ गया तो माफ हो जाएगी गलती, और यदि 2 कम हो गए तो बिल्कुल भी माफ नहीं होगी आपकी गलती, बिल्कुल भी। जी धन्यवाद। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत साथियों वाइगोत्स्की का है, और इसी सिद्धांत का एक नाम है ZPD, निकटस्थ या निकट विकास का सिद्धांत। क्या नाम है मित्रों? इसी सिद्धांत का दूसरा नाम आप देखिएगा, निकट विकास का सिद्धांत, निकट विकास का सिद्धांत। तो आप क्या ध्यान रखोगे, यहां से ये प्रश्न एक छपने वाला है, यूं समझ लीजिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि भाषा को, बालक भाषा को जो सीखता है, बालक भाषा को जो सीखता है वह जो अर्जन करता है, तो चॉम्स्की कह रहे हैं कि बालक में भाषा अर्जन करने का गुण कैसा है? जन्मजात है। और जबकि वाइगोत्स्की कह रहे हैं, वाइगोत्स्की में तो आप समाज शब्द ध्यान रख लो, इन्होंने सामाजिक प्रक्रिया से बताया है बालक भाषा सीखता है,
और ये पूरी चीजें मैं अभी क्यों नहीं बता रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत सारा डिस्कस अपन को भाषा सीखना और ग्रहणशीलता में करना है, इसलिए मैं इनको थोड़ा व्यापकता की ओर अभी नहीं लेके चल रहा हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वो आपके सामने आते जा रहे हैं। जी सर, आगे बढ़ते हैं। अगला जो विकास क्रम आपने देख लिया है। जी सर, आगे क्या है? चलिए, अब अपना अगला विषय रहेगा मित्रों, क्या रहेगा देखिएगा। आगे अपन बात करें तो भाषा का अर्थ, किसकी बात करें? भाषा का अर्थ। भाषा को दो अर्थों में देख करके अपन पढ़ सकते हैं। भाषा का अर्थ, भाषा दो अर्थों में प्रयुक्त होती है मित्रों। भाषा दो अर्थों में प्रयुक्त होती है। सर कौन कौन सा? एक अर्थ होता है भाषा का संकुचित अर्थ, एक अर्थ होता है भाषा का संकुचित अर्थ, संकुचित अर्थ, और एक अर्थ होता है भाषा का व्यापक अर्थ। कौन सा अर्थ होता है? व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में केवल मनुष्य के द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं आती है मित्रों। संकुचित अर्थ में केवल किसके द्वारा बोली जाने वाली? केवल मनुष्य जो अपने विचारों का आदान प्रदान करता है वह भाषाएं भाषा के संकुचित अर्थ में आएगी। और व्यापक अर्थ की बात करें, जी बिल्कुल, तो भाषा का दो अर्थ है, एक संकुचित है, एक व्यापक है। व्यापक अर्थ में साथियों जैसे मनुष्य के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, वो तो भाषा का संकुचित अर्थ है। भाषा तो व्यापक अर्थों में प्रयोग होती है, जैसे पशु पक्षी भी भाषा का अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से यदि आप हाईवे पर चल रहे हो तो वो संकेत चिन्ह भी तो भाषा ही है। क्या है? भाषा है। चाहे वो रेलवे के सिग्नल हो, चाहे लाल हरी पीली बत्ती हो, वह सब भी क्या है? भाषा है। तो भाषा के दो रूप हैं, एक तो मनुष्य के द्वारा बोली जाने वाली संकुचित अर्थ में, और यदि यहाँ पर बात करें पशु पक्षी, कौन कौन? पशु पक्षी। फिर यहाँ पर रेलवे संकेत चिन्ह, यहाँ पर कौन से? रेलवे संकेत चिन्ह, रेलवे संकेत चिन्ह या फिर हाईवे संकेत चिन्ह, यह सब किस में जाएंगे? सर यह भाषा के व्यापक अर्थ में जाएंगे। इतनी बात आपके समझ में आ गई है क्या? जी बिल्कुल आ गई है। तो ये भाषा का अर्थ अपन ने देख लिया है। भाषा का दो अर्थ है, एक संकुचित अर्थ है, एक व्यापक अर्थ है। एक संकुचित अर्थ है, एक व्यापक अर्थ है। एक अगला टॉपिक अपन बना लेते हैं मित्रों, किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर भाषा के विविध रूप। एक हेडिंग बना लेते हैं, किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर भाषा के विविध रूप। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर भाषा के विविध रूप। अभी अपना मुख्य टॉपिक भाषा सीखना व ग्रहणशीलता अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, धैर्य बनाकर रखना है। प्रयोग के आधार पर भाषा के विविध रूप। क्या क्या रूप हैं प्रयोग के आधार पर भाषा के विविध रूप की बात करें तो मित्रों आप नोट कर लीजिएगा। भाषा के विविध रूप की बात करें तो एक होती है मित्रों मातृभाषा। कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा। मातृभाषा में अपन बात करें यहाँ पर मातृभाषा में, तो मातृभाषा की विशेषता हो जाएगी कि माता पिता तो है सही है, लेकिन माता पिता किस किस से? माता पिता वह आस पड़ोसियों से, माता पिता, माता पिता के बाद लिखिएगा माता पिता पड़ोसी तथा तथा परिवार से सीखी जाने वाली भाषा, तथा परिवार से सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है।
माता पिता, आस पड़ोस या पड़ोसियों से, पड़ोसी, माता पिता, पड़ोसी तथा परिवार से सीखी जाने वाली भाषा, परिवार से सीखी जाने वाली भाषा क्या कहलाएगी? मातृभाषा कहलाएगी सर। हिंदी को दो दो गौरव प्राप्त है, हिंदी को दो दो गौरव प्राप्त है। हिंदी राजभाषा भी है, हिंदी राष्ट्रभाषा भी है। क्यों है, आगे बात करते हैं। एक बात करें यहाँ पर मातृभाषा के बाद अपन बात करें मित्रों, मातृभाषा के बाद बात करें तो राष्ट्रभाषा। सर राष्ट्रभाषा की क्या परिभाषा होगी? बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है राष्ट्रभाषा की, कि जिस देश में जिस भाषा को बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक हो। क्या लिखोगे? जिस देश में जिस भाषा को बोलने वाले, जिस देश में जिस भाषा को बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक हो, बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक हो, संख्या अधिक हो, वह भाषा क्या कहलाएगी? वह भाषा राष्ट्रभाषा हो जाएगी मित्रों। क्या हो जाएगी? राष्ट्रभाषा। जी देखिएगा, तो जिस देश में जिस भाषा को बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक है, तो भारत देश में जी संख्या अधिक हो, संख्या के आधार पर जिस देश में जिस भाषा को बोलने वालों की संख्या अधिक हो तो वह भाषा राष्ट्रभाषा हो जाएगी। सर संविधान में हिंदी को दर्जा प्राप्त है क्या राष्ट्रभाषा का? नहीं मित्रों, संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन अधिक व्यक्ति बोलने के कारण इसे अपन राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? राष्ट्रभाषा। सर संविधान में हिंदी को दर्जा दिया गया है? हाँ दिया गया है, वह राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को। तो मातृभाषा, राष्ट्रभाषा। इसके बाद बात करें अपन राजभाषा। राजभाषा, राजभाषा में आपको लिखना है, क्या लिखोगे? कि जिस देश का राज यानी होता है शासन, जिस देश का, मैं अभी वह टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं हिंदी का भाषा विकास, अपन थोड़ी सी बात कर रहे हैं यहां पर। जिस देश का शासन संचालित है, जिस देश का शासन संचालित है, जिस भाषा में होगा, जिस भाषा में होगा, वह भाषा क्या कहलाएगी? राजभाषा। तो राजभाषा हिंदी को किसका दर्जा प्राप्त है? सर हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा हो गई, मातृभाषा हो गई, राष्ट्रभाषा हो गई। एक भाषा होती काव्य भाषा, तो काव्य सर्जन की जो भाषा होती है वह काव्य भाषा हो जाएगी। राजकाज की भाषा, जी हाँ, राजकाज की भाषा क्या हो गई? राजभाषा हो गई। ठीक है, आगे बात करें सर काव्य भाषा। आगे बात करें काव्य भाषा क्या है सर? देखिएगा, काव्य भाषा, काव्य भाषा की बात करें मित्रों तो साहित्य सर्जना की जो भाषा है, इसकी भाषा साहित्य सर्जना की भाषा, साहित्य सर्जना की भाषा क्या कहलाएगी? साहित्य सर्जना की भाषा काव्य भाषा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? काव्य भाषा। इतनी बात समझ में आ गई है क्या? जी बिल्कुल। ठीक, आगे अपन अगले विषय वस्तु की बात करें मित्रों, आगे विषय वस्तु अपनी चलेगी। अब जो वह भाषा चलेगी मित्रों, वह अब मुख्य विषय पर अपन आ रहे हैं। अब अपना मुख्य विषय प्रारंभ हो रहा है, अब उसे आपको समझ लेना है, उसे आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, फिर बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। सर मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय बाद में जुड़े हैं तो आप देखिएगा। पहला टॉपिक ले रहे हैं अपन शिक्षा शास्त्र का, भाषा सीखना और ग्रहणशीलता। कौन सा टॉपिक ले रहे हैं?
भाषा सीखना और ग्रहणशीलता। पुनः मैं लिख देता हूं, हेडिंग क्या है आज का अपना, भाषा सीखना, भाषा सीखना व ग्रहणशीलता। भाषा सीखना व ग्रहणशीलता, यह मुख्य विषय है आज का मित्रों। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर एक शब्द, ये तो भाषा की, अभी पहले शब्द की बात की है, अभी तो अपन ने पहले ही शब्द की बात की है भाषा की। भाषा की अपन विशेषताएं देख चुके हैं, प्रयोग के आधार पर देख चुके हैं। दूसरा शब्द है सीखना। दूसरा शब्द क्या है मित्रों? सीखना। सीखना से तात्पर्य क्या है? अधिगम। साथियों अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? अधिगम मात्र, साथियों अधिगम क्या है? तो अधिगम सीखना यानी अधिगम, अधिगम, अधिगम व्यवहार में, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत कौन से परिवर्तन है? अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। कौन से परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है। ध्यान रखिएगा, अधिगम उसे ही कहेंगे, अधिगम उसे ही कहेंगे कि अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बाल विकास में आपने खूब पढ़ा होगा कि अधिगम व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? सर अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? सर अधिगम है। तो बताओ, व्यवहार में परिवर्तन तो मैं ऑफलाइन पढ़ा करके, ऐप पर पढ़ा करके और शाम को थक जाता हूं। वैसे मैं नहीं थकता हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि मतलब ऐसा यदि कोई थक जाए, क्या वह अधिगम हो जाएगा? क्या कोई जाम पर जाम पी करके नशे में हो जाए? क्या मादक चीजों का सेवन करना भी अधिगम हो जाएगा क्या? बताइएगा लिख करके। क्या मादक चीजों का नशा करना, क्या थकान से, क्या बीमारी से, बीमारी थकान मादक सेवन से जो परिवर्तन तो वहां भी आना है, परिवर्तन तो उस जगह भी आएगा मादक चीजों का सेवन करके। और फिर जब मादकता ज्यादा हो जाती है, देखा है ना कि ध्यान किधर है मधुशाला इधर है, जब वहां से आप पी करके निकलोगे तो परिवर्तन शरीर में वहां भी होना है, परिवर्तन वहां भी होना है। फिर कहोगे बहन जी आपको कहीं देखा है? नहीं नहीं नहीं। तो यहां पर देखिएगा, स्थायी अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होते हैं अभ्यास के द्वारा, अभ्यास के द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं। उत्तर आ गया है सर? नहीं नहीं नहीं। तो अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, लेकिन अधिगम नहीं है, अधिगम नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिए सर? आपको ध्यान रखना है मित्रों कि नशा, नशा क्या है? यानी मादक पदार्थ, मादक पदार्थ, या फिर अपन बात करें मादक पदार्थ बीमारी, मादक पदार्थ बीमारी, या फिर अपन बात करें यहां पर थकान, या फिर थकान आदि से, आदि से होने वाले, आदि से होने वाले, आदि से होने वाले अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं है। क्या नहीं है? अधिगम नहीं है। तो बालक क्या करेगा? बालक क्या करेगा? बालक सीखेगा। सीखना क्या है? अधिगम है। अधिगम में क्या महत्वपूर्ण है? अभ्यास महत्वपूर्ण है। जी 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 बिल्कुल। तो अधिगम क्या है? अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। क्रो एंड करो ने क्या कहा है? क्रो एंड करो ने कहा है आदत ज्ञान एवं अभिवर्तियों का अर्जन ही, आदत ज्ञान एवं अभिवर्तियों का अर्जन ही सीखना है। अर्जन ही क्या है? सीखना है। तो ये चीज आपको समझने में आ गई। सीखना में पूरे उस टॉपिक को नहीं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं कि बालक कोई चीज सीखेगा, जैसे भाषा को सीखेगा, तो ऐसा नहीं है सीख करके कुछ दिन सीख लिया और फिर भूल गया, तो उसे अपन अधिगम नहीं कहेंगे। बालक भाषा को अधिगम करेगा। दोनों में अंतर समझना है आपको आज।
दोनों में अंतर समझना है जी। गिलफोर्ड की परिभाषा है सर, बिल्कुल। किसकी परिभाषा है? गिलफोर्ड की परिभाषा है। सर आप ऑनलाइन पढ़ाते समय बहुत खुश नजर आते हो। जी, मेरे विद्यार्थी इस तरह से इस लगाव के साथ पढ़ते हैं और पढ़ाते हुए मेरी तो दुनिया ही यही मान लीजिएगा कि जब मैं कक्षा में या फिर बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ तो ये मेरा पैशन है, ये मेरा क्या है मित्रों, मेरा फैशन है। और जिसमें आपको आनंद मिल रहा है वही सबसे बड़ी पूंजी है, वही सबसे बड़ी पूंजी है। कैसी पूंजी है? सबसे बड़ी पूंजी वही है मित्रों जिसमें आनंद मिल जाए। हर चीज किसके लिए है? आनंद के लिए। जिंदगी जीने का नाम है मित्रों, जीवन उदास रहने का नाम नहीं है। जिंदगी से यदि आप संघर्ष को बाहर फेंक दोगे, आप देख लीजिएगा इतनी क्लास लेने के बावजूद भी किस तरह से पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके सामने हम आते हैं। और यही तो है, यही तो है, संघर्ष में बड़ा मजा आता है। संघर्ष ना संघर्ष हो ना तूफान हो तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान ठहर जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये जो आग है आपकी सफलताओं की जो आग है, आपके परिवार एक मुझे पता है कि जब एक परिवार में एक बालक की नौकरी लगती है तो उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती है। आने वाले विद्यार्थी मोटिवेट होकर के वो भी नौकरी पाते हैं मित्रों। तो फिर ये तो होना है ना। और जब मुस्कुराने से सामने वाले खुश हो जाएं तो मुस्कुरा लेना चाहिए। सर आप निजामुद्दीन औलिया जैसे गुरु हो और हम सब अमीर खुसरो। ध्यान रख लेना बेटा, ध्यान रख लेना आप। निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम अमीर खुसरो तो है, लेकिन अमीर खुसरो ने जैसे ही निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी तो पता है ना, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डालत केस, चल खुसरो घर आपने नैन भई। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रेन बहु भई चहुदेश। सजन सकारे जाएंगे नैन गवाए रोए, विदना ऐसी रेन कर भोर कभी ना होई। चलिएगा, तो ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब अपना मुख्य विषय आ गया है मित्रों, भाषा सीखना व ग्रहणशीलता। कौन सा टॉपिक आ गया है? भाषा सीखना व ग्रहणशीलता टॉपिक आ गया है। क्या क्या प्रश्न आएंगे उस पर तो बाद में बात करेंगे। अब आप हेडिंग बना लीजिएगा, क्या सर? भाषा सीखना व भाषा ग्रहणशीलता में अंतर। एक हेडिंग बना लीजिएगा आप, भाषा सीखना, भाषा सीखना व ग्रहणशीलता, भाषा सीखना व ग्रहणशीलता में अंतर, भाषा सीखना व ग्रहणशीलता में अंतर। जी बिल्कुल, भाषा सीखना व ग्रहणशीलता में अंतर। अंतर अब ध्यान रखिएगा, क्या पढ़ रहे हैं? भाषा सीखना व ग्रहणशीलता में अपन पढ़ रहे हैं मित्रों अंतर। क्या पढ़ रहे हैं? अंतर पढ़ रहे हैं। चलिए, क्या अंतर है? अब आप ध्यान पूर्वक विषय वस्तु पर ध्यान दीजिएगा, यही मुख्य टॉपिक है। और यदि आपके समझ में आ गया तो एक प्रश्न, एक या दो प्रश्न आपको दिलवा कर जाएगा, बड़े आसानी से सही हो जाएगा। यहां पर भाषा सीखना है। भाषा सीखना क्या है मित्रों? भाषा अधिगम है। भाषा क्या है? भाषा अधिगम है। और फिर बात करें भाषा ग्रहणशीलता, यहां पर भाषा क्या है? भाषा अर्जन है। इसी को बोलते हैं भाषा अधिग्रहण है। इसी को क्या बोलते हैं? भाषा का अधिग्रहण करना। सबसे पहला अंतर आप ध्यान रखिएगा मित्रों, सर क्या है? आप देखिएगा, पहले अंतर की अपन बात करें मित्रों तो क्या है? पहले अंतर की बात करें भाषा अधिगम, जैसे देखिएगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि बालक जब परिवार में रहता है, विद्यालय जाने से पूर्व बालक परिवार में रहता है तो वह स्वतः ही भाषा को अनुकरण के माध्यम से सीख लेता है। भाषा को वह, और चोम्स्की ने क्या कहा है कि बालक में भाषा सीखने की जो क्षमता है, जो अर्जन करने की क्षमता है, वो जन्मजात होती है।
तो वह जो मातृभाषा सीखता है अपने परिवार से, आस पड़ोसियों से जो भाषा सीखता है, वह भाषा अधिगम नहीं करता है, वह भाषा अर्जन करता है। पहला प्रश्न आपको समझ में आया, यही ध्यान रखिएगा कि बालक जब परिवार में रहता है तो वह भाषा का अर्जन करता है, अधिगम नहीं करता है। अधिगम करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, तो ध्यान रखिएगा, अधिगम अभ्यास पूर्ण होता है। कैसा होता है मित्रों? अधिगम अभ्यास पूर्ण होता है, अभ्यास पूर्ण होता है, प्रयास पूर्ण होता है। कैसा होता है? प्रयास पूर्ण होता है। तो यदि बालक भाषा अधिगम करेगा तो वह अभ्यास करेगा, वह मेहनत करेगा, वह प्रैक्टिस करेगा, तो भाषा अधिगम होगा। और यहाँ पर जो भाषा सहजता, सहजता, स्वाभाविकता, स्वाभाविकता, जो भाषा सहजता, स्वाभाविकता, स्वतः बिना परिश्रम के, स्वतः अनुकरण से, स्वतः अनुकरण से, स्वतः अनुकरण से, बिना अभ्यास के। कैसे? बिना अभ्यास के, बिना अभ्यास के जो भाषा सीखेगा, बिना अभ्यास के जो भाषा सीखता है, जो भाषा सीखता है, वह भाषा अधिग्रहण है, वह भाषा अर्जन है। वह क्या है मित्रों? वह भाषा अर्जन है। इतनी बात आपके समझ में आ गई क्या? सर आ गई है। इतनी बात आपके समझ में आ गई है क्या कि भाषा सहजता, स्वाभाविकता, प्रश्न वहां पर आएगा कि बताओ भाषा अधिगम में क्या, वहां पर आएगा भाषा अधिगम और अर्जन में क्या अंतर है, या फिर यूं प्रश्न आ जाएगा कि भाषा अधिग्रहण की क्या विशेषता नहीं है, या भाषा अधिगम के बारे में असंगत कथन का चयन कीजिए। भाषा अधिगम के बारे में असंगत कथन का चयन कीजिए, तो फिर आपके बड़ी दुविधा हो जाएगी मित्रों, फिर आपके बड़ी दुविधा हो जाएगी। इसलिए ये दोनों विषय वस्तु को आत्मसात कर लेना है, क्योंकि आपका प्रश्न यहीं से आने वाला है। इससे पूर्व जो पढ़ा था वहां चीजों को मतलब व्यवस्थित करने की वह एक श्रृंखला थी, लेकिन जो मुख्य विषय की शुरुआत हो रही है मित्रों, वो यहां से हो रही है। कहां से हो रही है? यहां से। वहां प्रश्न आएगा कि भाषा ग्रहणशीलता की कौन सी विशेषता नहीं है, और वहां पर विकल्प में आएगा मित्रों, क्या आएगा? सहजता। तो भाषा ग्रहणशीलता यानी भाषा अर्जन की विशेषता सहजता है, स्वाभाविकता है, अनुकरण है। उसके बाद यहां पर बात करें और वहां पर आ जाएगा क्या अभ्यास है, क्या अभ्यास है? तो अभ्यास नहीं है। अभ्यास तो भाषा को सीखने में काम आता है। किस में काम आता है? अभ्यास भाषा को सीखने में काम आता है। एक बालक परिवार में जो भाषा सीखता है वह भाषा अर्जन करता है, अधिगम नहीं करता है। जब वह विद्यालय में जाता है, तब वह विद्यालय में जाता है तो उसे भाषा ध्यानपूर्वक सुनना, जब वह विद्यालय में जाता है तो उसे भाषा अधिगम कराया जाता है। क्या कराया जाता है? अधिगम कराया जाता है। वहां अभ्यास करवाया जाता है, वहां शुद्ध शब्दों का उच्चारण करवाया जाता है, तो वहां पर व्याकरण का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। तो भाषा अधिगम में व्याकरण ज्यादा होती है। यूं समझ लीजिएगा कि व्याकरण का महत्व कहां पर है। तो आप बात करें तो भाषा सीखने में व्याकरण का महत्व है। किसका महत्व है? व्याकरण का महत्व है। किसका महत्व मित्रों? व्याकरण का महत्व है। भाषा सीखने में व्याकरण का बहुत बड़ा महत्व है। प्रश्न ही पूछ लेंगे कि बताओ भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण में क्या अंतर है, तो उत्तर बताना सर व्याकरण का अंतर है। किसका अंतर है? व्याकरण का अंतर है। फिर ध्यान रखिएगा कि दोनों में अंतर पूछ ले कि भाषा सीखना व ग्रहणशीलता में तो भाषिक परिवेश का अंतर है, इसको तो अपन लास्ट में देखेंगे। लेकिन कहां पर व्याकरण का महत्व ज्यादा है? तो व्याकरण का महत्व भाषा अधिगम में बहुत ज्यादा है। प्रयासपूर्ण कौन है? भाषा अधिगम है, जबकि सहजता के साथ भाषा अर्जन है। अब बताइएगा भाषा अर्जन करने के लिए विद्यालय की आवश्यकता है क्या? तो यहां पर अपन यहां पर बात करें मित्रों, क्या बात है? तो बात यह है मित्रों, यहां पर बात करें चाहे तो दूसरी विशेषता बना करके लिख लो आप। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है कि भाषा अधिगम के लिए विद्यालय की आवश्यकता पड़ती है। बालक को कहाँ जाना पड़ता है? विद्यालय में क्या होता है? भाषा अधिगम होता है। क्या होता है?
भाषा अधिगम होता है। हालांकि आप देखिएगा विद्यालय में जब वह बहुभाषिकता वाली क्लास में रहता है, एक कक्षा में अलग अलग व्यक्ति क्षेत्रीय बोली के बच्चे रहते हैं, तो बहुभाषिकता की कक्षा में भी वह कुछ शब्दों का अर्जन तो करता है, लेकिन जो विद्यालय में जो प्रैक्टिस कराई जाती है वह विद्यालय का संबंध सीधा सीधा कहाँ से हो गया? विद्यालय का संबंध मित्रों कहाँ से हो गया? विद्यालय है। यदि बालक विद्यालय में जाकर भाषा सीखेगा तो वह भाषा औपचारिक होगी। कैसी भाषा होगी? औपचारिक होगी। और यदि घर में रहकर जो भाषा सीखेगा बालक, वह भाषा अनौपचारिक होगी। कैसी भाषा होगी? अनौपचारिक होगी। मित्रों, आपको पता है कि बालक की औपचारिक संस्था क्या है? बालक की औपचारिक संस्था विद्यालय है और बालक की अनौपचारिक संस्था परिवार है। बालक की अनौपचारिक संस्था क्या है? परिवार है जी। एक तो यह अंतर है। तो बताइएगा विद्यालय, तो विद्यालय का संबंध किससे है? तो विद्यालय का संबंध अधिगम से, भाषा अधिगम से है। किससे है? भाषा अधिगम से है। और यहां लिख देता हूं मैं पूरा, विद्यालय में भाषा अधिगम होता है। क्या होता है? भाषा अधिगम होता है। और फिर यहां पर बात करें परिवार से, परिवार से बालक भाषा अर्जन करता है। क्या करता है? भाषा अर्जन करता है। परिवार से बालक भाषा क्या करता है? अर्जन करता है। नेक्स्ट अपन यहां पर बात करें, कितने अंतर हो गए सर? 2 अंतर हो गए हैं। तीसरा अंतर आपको लिखना है। इसमें लिखें सर, एक तो भाषा अधिगम है, भाषा अधिगम, और एक भाषा अधिग्रहण, भाषा अधिग्रहण। अधिग्रहण से तात्पर्य क्या है? अधिग्रहण से तात्पर्य है मित्रों क्या? अर्जन। भाषा को अर्जित करता है। और अर्जन का गुण उसमें कैसे होता है? अर्जन का गुण मित्रों में होता है जन्मजात होता है। कैसा होता है? जन्मजात होता है। भाषा अर्जन। फिर आप देखिएगा नेक्स्ट यहां पर अपन लिखें, अगली बात करें मित्रों तो क्या बात करें? तीसरा अंतर ध्यान रखना, भाषा अधिगम, भाषा अधिगम औपचारिक होता है। कैसा होता है? भाषा अधिगम औपचारिक होता है। औपचारिक, यहाँ कमियां अशुद्धियों का उपचार किया जाता है। बालक घर से जो भाषा सीख कर आता है वह अशुद्ध होती है, टूटे फूटे शब्दों की होती है, उसमें कुछ क्षेत्रीय बोली के शब्द ज्यादा होते हैं। लेकिन बालक जब विद्यालय में आता है तो भाषा का अधिगम करता है। क्या करता है? भाषा का अधिगम करता है और भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना सीखता है। तो व्याकरण का महत्व ज्यादा कहाँ है सर? भाषा अधिगम में है। तो यहाँ यह भाषा, तो यहाँ पर बालक की कमजोरियों का क्या हो रहा है? उपचार हो रहा है। तो बताइए भाषा अधिगम का संबंध औपचारिकता से है, जबकि भाषा अधिग्रहण कैसा होता है? भाषा अधिग्रहण मित्रों अनौपचारिक होता है। कैसा होता है? अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक होता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी? हाँ सर आ गई है। फिर अपन बात करें यहां पर भाषा अधिगम नियमबद्ध तरीके से होता है। नंबर 4 की बात करें, भाषा अधिगम, भाषा अधिगम नियमबद्ध तरीके से होता है। नियमबद्ध, भाषा अधिगम नियमबद्ध तरीके से होता है। नियमबद्ध तरीके से होता है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, जबकि यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहाँ पर? यहाँ पर नियमबद्ध तरीके से नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। नियमबद्ध तरीके से नहीं होता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, नोट डाल करके मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, नोट डाल करके मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, उस तथ्य को आप विशेष ध्यान रखिएगा। सर कौन सी बात है इतनी इंपॉर्टेंट? प्राथमिक स्तर पर व्याकरण का महत्व ज्यादा नहीं होता है। जैसे रायबर्न ने कहा है, किसने कहा है? रायबर्न ने। एक परिभाषा में लिखवाता हूं आपको, रायबर्न, रायबर्न इतना आप ध्यान रखिएगा। रायबर्न ने क्या कहा है मित्रों? रायबर्न ने कहा है कि व्याकरण की शिक्षा बालक को
कक्षा 6 से प्रारंभ करना चाहिए। व्याकरण की शिक्षा कब से प्रारंभ करना चाहिए? कक्षा 6 से प्रारंभ करना चाहिए। चलिए रायबर्न ने क्या कहा है? रायबर्न की परिभाषा यह है मित्रों, इन्होंने कहा है कि व्याकरण की शिक्षा, व्याकरण की शिक्षा, व्याकरण की शिक्षा कक्षा 6 से, व्याकरण की शिक्षा कक्षा 6 से प्रारंभ करनी चाहिए। कक्षा 6 से प्रारंभ करनी चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा कि भाषा में व्याकरण का ज्यादा महत्व, भाषा में व्याकरण का ज्यादा महत्व उच्च प्राथमिक स्तर पर है, प्राथमिक स्तर पर नहीं है। प्राथमिक स्तर पर तो चारों कौशलों का विकास करना ही प्रमुख उद्देश्य है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों कौशलों को कब तक सीख लेना चाहिए? कक्षा 5 तक। कब तक सीख लेना चाहिए? कक्षा 5 तक सीख लेना चाहिए। रायबर्न ने कहा है कि व्याकरण की शिक्षा कक्षा 6 से प्रारंभ करना चाहिए। कब से प्रारंभ करना चाहिए? तो आप ध्यान रखिएगा, क्या प्राथमिक स्तर पर व्याकरण का महत्व होगा? क्या प्राथमिक स्तर पर व्याकरण का महत्व होगा? प्राथमिक स्तर पर व्याकरण का महत्व नहीं है, उच्च स्तर पर व्याकरण का ज्यादा महत्व है। व्याकरण शिक्षण पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आगमन, निगमन, सूत्र विधि, सब विधियों का अपन पढ़ेंगे। आगमन विधि उच्च स्तर पर उपयोगी है और सिलेबस पूरा करना हो तो निगमन विधि बहुत उपयोगी है। लेकिन आपको पता है कि रायबर्न ने कहा है कि व्याकरण की शिक्षा कक्षा 6 से प्रारंभ करनी चाहिए। कब से प्रारंभ करनी चाहिए? कक्षा 6 से प्रारंभ करनी चाहिए। 4 अंतर हो गए हैं, भाषा सीखना और अधिग्रहण की बात कर रहे हैं। फिर यहां पर लिखिएगा, यहां से तात्पर्य कहां पर है? भाषा अधिगम है। यहां संप्रेषण कुशलता पर, यहां संप्रेषण कुशलता पर अधिक जोर दिया जाता है। यहां संप्रेषण कुशलता पर अधिक बल दिया जाता है। यहां संप्रेषण कुशलता पर अधिक बल दिया जाता है। अधिक बल दिया जाता है कहां पर? यहां से तात्पर्य भाषा अधिगम में। संप्रेषण यानी जब भी अध्यापक क्या करेगा, जब भी अध्यापक मित्रों क्या करेगा? सर अध्यापक जब भी कुछ भी पढ़ेगा, तो अध्यापक जब भी कक्षा में पाठ्य पुस्तक पढ़ेगा तो वह क्या करेगा? आदर्श वाचन करेगा। सर क्या करेगा? सर आदर्श वाचन करेगा। ठीक है, जब भी आदर्श वाचन करेगा तो संप्रेषण स्किल आना चाहिए, क्योंकि यहां पर प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य है? तो भाषाई कौशलों का विकास। ध्यान रखिएगा क्या लिखा रहा हूं मैं, भाषाई कौशलों का विकास प्राथमिक स्तर पर पूर्ण हो जाना चाहिए। भाषाई कौशल, भाषाई कौशलों का विकास, भाषाई कौशलों का विकास विकास कक्षा 5 तक पूर्ण हो जाना चाहिए। कक्षा 5 तक पूर्ण हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो देखिएगा मित्रों, ये क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर? इसलिए लिखा है कि कक्षा 5 तक व्याकरण का ज्यादा महत्व नहीं है, भाषाई कौशलों का विकास है। सर भाषाई कौशल क्या क्या है? सर भाषाई कौशल क्या क्या है? तो भाषाई कौशल है मेरे मित्रों, सुनना है। क्या है? सुनना है। फिर बात करें, बोलना है। सुनना, बोलना। बालक सुना बोला तो होता ही है, लेकिन विद्यालय में आकर के पढ़ा लिखा भी हो जाता है। बालक सुना बोला तो कहाँ से होता है? घर से होता है सर। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पर देखिएगा, अध्यापक जब भी क्या करेगा? सर आदर्श वाचन करेगा तो संप्रेषण कुशल होना चाहिए, क्योंकि आदर्श वाचन में संप्रेषण कुशलता पर जोर दिया जाता है। और जब उसका आदर्श वाचन बेहतरीन होगा तो आप क्या करोगे? छात्र क्या करेगा? सर हम अनुकरण करेंगे। सर हम अनुकरण वाचन करेंगे। तो यदि वह अशुद्ध उच्चारण करेगा
तो बालक भी अशुद्ध ही सीख लेगा, तो आगे जाकर के बहुत समस्या हो जाएगी। तो यह व्याकरण की चुनौतियां यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ संप्रेषण कुशलता पर अधिक बल होता है। कहाँ पर संप्रेषण कुशलता पर अधिक बल होता है? सर भाषा अधिगम में। किसमें? भाषा अधिगम में। भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर अधिक बल होता है। तो भाषा अर्जन में ऐसा नहीं है। भाषा अर्जन में ऐसा नहीं होता। यहाँ संप्रेषण कुशलता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ तो पहली प्रधानता है बालक क्या है कि बालक सुनना बोलना हो। 2 कौशल बालक घर से सीख करके आता है, सुनना बोलना, और पढ़ा लिखा विद्यालय में आकर के हो जाता है। तो बताइएगा जो भाषा के अनौपचारिक कौशल कौन कौन से हैं? तो सुनना बोलना हो जाएगा, और भाषा के औपचारिक कौशल कौन कौन से हैं? पढ़ना लिखना हो जाएगा। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? जो इधर मैंने लिखा है यहाँ पर वह ऐसा नहीं है। कितने हो गए अंतर? सर 5 हो गए। छठा अंतर आपको लिखना है। छठा अंतर आपको लिखना है मित्रों, नंबर 6। यहाँ भाषा की क्रियाशीलता पर, यहाँ भाषा की क्रियाशीलता पर अधिक बल रहता है। यहाँ भाषा की क्रियाशीलता पर अधिक बल रहता है। यहाँ भाषा की क्रियाशीलता पर अधिक बल रहता है। यहाँ तो अध्यापक क्या करेगा? आदर्श वाचन करेगा, और इधर क्या करेगा? बालक अनुकरण करेगा। लेकिन उससे पहले तो विद्यालय में जाने से पहले बच्चा परिवार से भाषा को सीखता है। कहाँ से सीखता है? सर परिवार से सीखता है। तो इसमें देखिएगा यहाँ भाषा की क्रियाशीलता पर अधिक बल रहता है, और इधर बालक क्या करता है भाषा अर्जन में? यहाँ भाषा की अनुक्रिया पर अधिक बल रहता है। तो यहाँ भाषा की अनुक्रिया पर, भाषा की अनुक्रिया पर, भाषा की अनुक्रिया पर अधिक क्या रहता है? भाषा की अनुक्रिया पर अधिक बल रहता है, अधिक बल रहता है। कितने अंतर आपको समझ में आ गए हैं क्या? एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, यदि नए मित्र भी जुड़े हैं। समझ में आ गई है क्या? फिर अगला अंतर लिखिएगा। अगला अंतर क्या लिखोगे? अगला अंतर आपको लिखना है मित्रों, इसमें अनुवाद का सहारा लिया जाता है। इसमें किसका सहारा लिया जाता है? तो भाषा अर्जन में, भाषा अर्जन में इसमें किसका सहारा लिया जाता है? इसमें अनुवाद का, इसमें अनुवाद का सहारा लिया जाता है। इसमें अनुवाद का सहारा लिया जाता है। भाषा अधिगम में ध्यान रखना, यदि एक भाषा से दूसरी भाषा को सिखाना है, जैसा कि बालक अंग्रेजी भाषा जानता है उसे हिंदी सिखाना है, यदि बालक हिंदी भाषा जानता है उसे अंग्रेजी सिखाना है, तो भाषा अनुवाद का सहारा किस में लिया जाएगा? भाषा अनुवाद का सहारा भाषा अधिगम में लिया जाएगा। किस में लिया जाएगा? भाषा अधिगम में लिया जाएगा। तो इसमें अनुवाद का सहारा लिया जाता है। जैसे मानिएगा कि मुझे कोई अगली भाषा, वो मैं विधियां आपको पूरी पढ़ा दूंगा, भाषा की विधियां। इसके बाद बेहतरीन टॉपिक रहेगा भाषा की विधियां, जैसे प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी, द्विभाषा विधि हो जाएगी, भाषा प्रयोगशाला विधि हो जाएगी। ऐसे करते करते भाषा अधिगम और अधिग्रहण टॉपिक होने के बाद में बेहतरीन क्लास होगी अपनी, इससे भी जानदार। शिक्षा शास्त्र ऐसा ही विषय है कि एक एक चीज को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि पढ़ा क्या है, कुछ याद ही नहीं हुआ। लेकिन जब प्रश्न आएगा तो आप यूं ही बता दोगे। क्या बता दोगे? कि अभ्यास की आवश्यकता भाषा अधिगम में होती है, स्वाभाविकता कहाँ पर होती है? भाषा अर्जन में होती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर इसमें अनुवाद का सहारा लिया जाता है। सर अनुवाद का कैसे सहारा लिया जाता है? तो मित्रों देखिएगा, जैसा कि कोई बालक हिंदी भाषी है, जैसे कोई बालक हिंदी भाषी, वो अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं, और वह यह जानता है कि यह एक आम है, यह एक आम है, और इसे अपन यदि प्रत्यक्ष विधि से पढ़ाएं तो दिस इज ये मैंगो पढ़ा दोगे, लेकिन ऐसे बच्चा नहीं समझ पाएगा एक साथ। तो आपको क्या करना है कि आपको उसी शब्द में दूसरी भाषा में पढ़ना है। जैसे अपन भी जो
द्विभाषा विधि का सहारा लेते हैं। यह एक आम है तो इसकी जगह आपने सिखा दिया यह एक मैंगो है, यह एक मैंगो है। चाहो तो प्रत्येक विधि से आप पूरे वाक्य को ही ट्रांसलेशन कर सकते हो, दिस इज ए मैंगो। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है मित्रों, इसमें अनुवाद का सहारा लिया जाता है, लेकिन यहां आप लिखिएगा इसमें अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। 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 फिर आपको ध्यान रखना है, 7 बिंदु हो गए हैं, 8वां बिंदु आपको ध्यान रखना है, 8वां अंतर। यहां समृद्ध भाषिक परिवेश की, यहां समृद्ध भाषिक परिवेश की, यहां समृद्ध भाषिक परिवेश की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ समृद्ध भाषिक परिवेश की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ तो बालक को नियमबद्ध तरीके से ज्ञान दिया जाएगा, इसलिए यहाँ तो एक समृद्ध भाषिक परिवेश की आवश्यकता नहीं होती है। किसके मुकाबले? सर भाषा अर्जन के मुकाबले। भाषा अर्जन में अत्यधिक भाषा परिवेश की आवश्यकता होती है, जबकि यहाँ घर में बालक को भाषा सिखाएंगे, तो यहाँ समृद्ध भाषिक परिवेश की आवश्यकता होती है। यहाँ समृद्ध भाषिक परिवेश की, यहाँ समृद्ध भाषिक परिवेश की आवश्यकता होती है। समृद्ध भाषिक परिवेश की आवश्यकता होती है। समृद्ध भाषिक परिवेश की आवश्यकता कहाँ पर है? सर भाषा अर्जन में आवश्यकता होती है। अंतर ध्यान रखना, इसमें व्याकरण का रोल ज्यादा है, यहां व्याकरण का रोल ज्यादा नहीं है। इधर वाला अपन लिख रहे हैं मित्रों, इधर वाला जो लिख रहे हैं वह भाषा सीखना है। इधर वाला जो अपन लिख रहे हैं इस साइड वाला, वह भाषा सीखना है। और सीखना क्या है? भाषा सीखना। सीखना अलग है मित्रों, सीखना ही क्या है? सीखना अधिगम है। सीखना अधिगम है। यह तो अधिगम वाली बात हो गई। और इधर बात करें तो यह अधिग्रहण, और अधिग्रहण को ही बोलते हैं अर्जन। क्या बोलते हैं? इसको ही बोलते हैं अपन अर्जन बोलते हैं। अर्जन स्वाभाविक होता है। अर्जन कैसा होता है? स्वाभाविक होता है। सर किसमें लिया जाता है अनुवाद का सहारा? देखिए पूजा जी, आगे अपन शिक्षण विधियां पढ़ेंगे इसकी। अनुवाद का सहारा एक भाषा से दूसरी भाषा सिखाने के लिए अनुवाद का सहारा लिया जाता है। द्विभाषा विधि में लिया जाता है। किस भाषा में? द्विभाषा विधि में। या फिर यूं समझ लीजिएगा कि प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड में ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। डायरेक्ट मेथड में पेन को दिखाते हुए यह एक पेन है ऐसा नहीं बोलेंगे, पेन को दिखाते हुए बोलेंगे दिस इज ये पेन। तो जिस भाषा को जिसी भाषा में सिखाया जाए, प्रत्यक्ष विधि में अनुवाद का सहारा नहीं होता है। द्विभाषा विधि की बात कर रहे हैं, इसकी द्विभाषा या फिर भाषा संसर्ग। एक विधि और आएगी भाषा संसर्ग। प्रत्यक्ष विधि में तो अनुवाद नहीं है, वहां तो उसी भाषा को उसी रूप में सिखाया जाता है। हिंदी का शिक्षण हिंदी के माध्यम से, संस्कृत का शिक्षण संस्कृत के माध्यम से, अंग्रेजी का शिक्षण अंग्रेजी के माध्यम से। द्विभाषा विधि में अनुवाद का सहारा लिया जाता है। विधियां आगे पढ़ेंगे, आप अभी इस विषय वस्तु को समझिएगा अच्छी तरह से ना। जी बिल्कुल। तो बताइएगा सामाजिक परिवेश से संबंध किसका हो गया? सामाजिक परिवेश से, यानी चलो यहां पर संख्या 8 6 7 8 नवी विशेषता की बात करें। कौन सी विशेषता? नवी विशेषता। तो भाषा अधिगम का संबंध समाज सांस्कृतिक कम होता है।
भाषा अधिगम, अधिगम यानी क्या है, सीखना। तो भाषा सीखने का संबंध, भाषा अधिगम का संबंध, 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 भाषा अधिगम का संबंध समाज सांस्कृतिक परिवेश से कम है। या यूँ मान लीजिएगा कि समाज और सांस्कृतिक, समाज व सांस्कृतिक परिवेश से, समाज सांस्कृतिक परिवेश से कैसा है, बिल्कुल निम्न है, बिल्कुल निम्न है। क्योंकि समाज सांस्कृतिक परिवेश कहाँ पर आएगा, समाज सांस्कृतिक परिवेश कहाँ पर आएगा, यह तो कहाँ आएगा, भाषा अर्जन में आएगा, भाषा अधिग्रहण में आएगा। तो भाषा अधिगम का संबंध समाज सांस्कृतिक परिवेश से कम होता है, कम होता है। और जबकि भाषा अधिग्रहण की बात करें तो यह समाज, नवा अंतर यहाँ पर लिखता हूँ, यह समाज, यह समाज सांस्कृतिक, यह समाज सांस्कृतिक सापेक्ष प्रक्रिया है, समाज सांस्कृतिक, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष में रहकर के बालक भाषा का अर्जन करता है। यह समाज सांस्कृतिक सापेक्ष प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। इतनी बात समझ में आ गई है क्या? हाँ सर, आ गई ही है। इतनी बात समझ में आ गई है तो कुछ में महत्वपूर्ण बिंदु आप लिख लेते हैं। अंतर पूरा हो गया है, यह टॉपिक समापन की ओर जा चुका है, यह टॉपिक समापन की ओर जा चुका है। तो फिर बात करें, यदि आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले सर, कि भाषा सीखने, भाषा सीखने सिखाने में, भाषा सीखने सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है, भाषा सीखने सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका, भाषा सीखने सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो महत्वपूर्ण भूमिका किस किस की है मित्रों? तो भाषिक परिवेश की व सामाजिक अंतःक्रिया की है। किसकी है? भाषिक परिवेश की और सामाजिक अंतःक्रिया की। तो महत्वपूर्ण भूमिका है भाषिक परिवेश, भाषिक परिवेश व सामाजिक अंतःक्रिया की, सामाजिक अंतःक्रिया की। ठीक है, ये महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर यदि प्रश्न आपसे पूछ ले, प्रश्न यह आ जाए कि बताओ कि दोनों में मुख्य अंतर किसका है, भाषा अधिगम व भाषा, हाँ बिल्कुल, भाषा अधिगम व भाषा अधिग्रहण में। यहाँ पर भाषा, इधर अपन ने पढ़ा था भाषा सीखना, इधर भाषा अधिग्रहण, भाषा ग्रहणशीलता। तो भाषा सीखने में और भाषा ग्रहणशीलता में मुख्य अंतर आपसे पूछे तो मुख्य अंतर एक तो आप बताओगे सर व्याकरण का है। सर किसका है? सर व्याकरण का है। भाषा सीखने में और भाषा ग्रहणशीलता में मुख्य अंतर किसका है? मुख्य अंतर मित्रों व्याकरण का है। किसका है? व्याकरण का है। तो यह चीजें आपको समझ में आ गई होगी। हाँ सर, आ गई है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर, तो आज अपना जो विषय था वह विषय अपन ने भाषा सीखना व ग्रहणशीलता, जो पूरा जो मुख्य चीजें हैं। एक टॉपिक आता है बहुभाषिकता, एक टॉपिक में यहाँ पर लिख रहा हूँ मित्रों, बहुभाषिकता से तात्पर्य। यह शब्द भी, शब्दों को भी आप ध्यान रख लोगे ना, जब भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुभाषिकता। साथियों, प्रत्येक कक्षा में आपको पता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता रहती है। प्रत्येक कक्षा में मित्रों व्यक्तिगत विभिन्नता रहती है। तो एक ही कक्षा में भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बच्चे या उनके परिवार के शब्द थोड़े भिन्न भिन्न रहते हैं। इसीलिए कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देना चाहिए। बहुभाषिकता को महत्व देते हुए उन्हें विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब भाषा अधिगम हो रहा है तो वहाँ जब प्रयास पूर्णता रहेगी तो अपने विषय वस्तु पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
तो एक कक्षा में बहुभाषिकता के बच्चे होते हैं, तो बहुभाषिकता से प्रश्न पूछा जाता है कि बहुभाषिकता से क्या तात्पर्य है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रख करके एक कक्षा में बहुभाषिकता है और उन्हें मतलब प्रोत्साहन दें, तो विभिन्न बच्चे भी अनेक शब्दों को सीख करके जाएं और अपने शब्द भंडार में वृद्धि कर सकते हैं, अपने शब्द भंडार में वृद्धि कर सकते हैं। अब अगला जो अपना विषय रहेगा, आज का विषय बिल्कुल समापन की ओर है मित्रों, और बेहतरीन तरीके से आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। दोनों देखो, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आएगा आपका वह भाषा सीखना और भाषा ग्रहणशीलता। यदि दोनों में आप अच्छी तरह सीख पाए होंगे चीज़ों को, दोनों में चीज़ों को अच्छी तरह सीख पाए होंगे, तो फिर आपका एक प्रश्न या एक या दो प्रश्न भी आ सकता है, गलत होने की कोई संभावना नहीं है। दोनों अंतर ही आप समझ लोगे। एक मैंने आपको बताया है चॉम्स्की क्या कह रहे हैं, यह परिभाषा बार बार पूछी जाती है। चॉम्स्की कह रहे हैं कि बालक में भाषा अर्जन करने का गुण, बालक में भाषा अर्जन करने का गुण कैसा होता है, जन्मजात होता है। एक आपको वाइगोत्स्की का ध्यान रखना है। वाइगोत्स्की ने भाषा का संबंध समाज सांस्कृतिक परिवेश से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? समाज सांस्कृतिक परिवेश से जोड़ा है। आ गई क्या बात समझ में? इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? जी सर, बिल्कुल। तो आज की कक्षा मित्रों समापन की ओर है, बिल्कुल। तो समापन करें आज की कक्षा का। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी बच्चों, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी। बेहतरीन आपका साथ है, पूरी को आप रिवीजन करके देखिएगा चीजों का। जी जी, मिल जाएगी। काव्या क्लासेस गुना के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। काव्या क्लासेस गुना के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जी, गुड नाइट सर, गुड नाइट। सारा दिन ऑफलाइन पढ़ाने के बाद भी सर आप ऑनलाइन पर से जितना हो पा रहा है कोशिश पूरी कर रहे हैं, और आप जब आप ही पीछे नहीं हट रहे हो। जी इन जी, गुड नाइट सर जी। कैसी लगी क्लास? क्लास कैसी रही आज की? कमेंट लिख दीजिएगा आज की क्लास के बारे में। क्लास खत्म होने के बाद भी कमेंट लिख दीजिएगा। चलिए, अब आज मैं विदा लेता हूँ आपसे। नमस्कार साथियों, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल।